गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जैसा रोज़ अमरीकी कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी कर रहे हैं, सेकेंड ईयर के सिलेबस में अमरीकी कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हम अमरीका में लॉ मेकिंग प्रोसेस के बारे में, यानी विधि निर्माण की प्रक्रिया के बारे में या प्रणाली के बारे में डिस्कस करेंगे। यूएसए में लॉ मेकिंग की प्रोसेस ब्रिटेन की विधि निर्माण की प्रक्रिया से डिफरेंट है और ये भेद संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के भेद में निहित है। जैसा हम देखते हैं, ब्रिटेन में संसदात्मक शासन प्रणाली मौजूद है, अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली मौजूद है। ब्रिटेन में अधिकांश इम्पोर्टेंट बिल मंत्रिमंडल के सदस्यों के द्वारा सदन में प्रस्तुत किए जाते हैं। मंत्री ही उनके प्रारूप तैयार करते हैं और सदन में उन्हें पारित करवाने का वे प्रयास करते हैं। लेकिन इसके ठीक विपरीत अमेरिका में कैबिनेट या मंत्रिमंडल के सदस्य वहाँ की व्यवस्थापिका यानी कि कांग्रेस के सदस्य नहीं होते और बिल राष्ट्रपति या मंत्रिमंडल के सदस्यों के द्वारा प्रस्तुत नहीं करके जो सदन के सदस्य हैं उनके द्वारा ही विधेयक सदन में प्रस्तावित किए जाते हैं। क्योंकि सभी विधेयक कांग्रेस सदस्यों द्वारा ही प्रस्तावित किए जाते हैं, इसलिए अमेरिका में गवर्नमेंट बिल में और प्राइवेट बिल में कोई भेद नहीं है। अमेरिका में सभी विधेयक निजी सदस्यों के विधेयक ही होते हैं। इतना होते हुए भी दोनों देशों की रूल मेकिंग की प्रोसेस लगभग एक सी है। जैसे विधेयक के 3 वाचन होंगे, समिति को प्रतिवेदन भेजा जाएगा और कार्यपालिका का जो चीफ है उस पर हस्ताक्षर कर देगा। इस प्रकार की प्रणाली दोनों ही देशों में विधि निर्माण की प्रक्रिया में देखने को मिलती है। लेकिन अमेरिका में विधि निर्माण की प्रक्रिया और ब्रिटेन की विधि निर्माण की प्रक्रिया में थोड़ा सा डिफरेंट है और यह डिफरेंस वहाँ की शासन प्रणाली अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होने के कारण भिन्नता लिए हुए है। अमेरिका में रूल मेकिंग प्रोसेसिंग को विभिन्न चरणों में हम उल्लेख कर सकते हैं। साधारण विधेयक के संबंध में पहला जो प्रोसेस स्टेप है वो है
विधेयक प्रस्तावित करना, यानी कि इंट्रोड्यूशन ऑफ द बिल। फाइनेंशियली बिल के अतिरिक्त अन्य सभी विधेयक कांग्रेस के किसी भी सदन में, चाहे प्रतिनिधि सभा में, चाहे सीनेट में, यानी किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं। फाइनेंशियल बिल प्रतिनिधि सभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं, ये सीनेट में नहीं प्रस्तावित किए जा सकते। हाँ, सीनेट को इनमें संशोधन करने का अधिकार प्राप्त होता है। विधेयक प्रस्तावित करने की पद्धति सिंपल है। जो सदस्य बिल प्रस्तावित करना चाहता है वह उस बिल की एक प्रति पर अपने हस्ताक्षर कर उसे सदन के सचिव को भेज देता है, यानी उसकी डेस्क बॉक्स में डाल देता है। केवल इतने से ही विधेयक का प्रस्तुतिकरण हो जाता है। इसके बाद विधेयक को क्रम पर रख दिया जाता है। विधेयक का नंबर आने पर इसे छपवा दिया जाता है तथा उसकी प्रति प्रत्येक मेंबर को दे दी जाती है। जनरली कांग्रेस के प्रत्येक सेशन में 10,000 से 15,000 तक विधेयक प्रस्तावित किए जाते हैं। इसका कारण यह है कि कांग्रेस के सदस्य कितने ही विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं, उनके इस अधिकार पर कोई भी बाउंडेशन नहीं होती है। कांग्रेस के मेंबर अपने मित्रों को, अपने समर्थकों को राजी या प्रसन्न करने के लिए अनेक विधेयक सदन में प्रस्तुत कर देते हैं। ऐसा करने से उनके नाम समाचार पत्रों में प्रकाशित हो जाते हैं और अपने निर्वाचकों में वे सक्रिय समझे जाते हैं। विधि निर्माण का जो दूसरा चरण है या स्टेप है वह है समिति स्तर। विधेयक को क्रम पर जब रख दिया जाता है, यदि यह विवाद उत्पन्न हो जाए कि विधेयक को किस समिति के पास भेजा जाए, तो सदन का अध्यक्ष इस बात का निर्णय करता है और उसका निर्णय अंतिम होता है। कमेटी बिल के मूल सिद्धांतों पर विचार करती है और यदि उसकी राय में विधेयक की कोई उपयोगिता नहीं है तो वह विधेयक पर आगे बिना विचार किए बिल को अपने पास पड़े रहने देती है और इससे विधेयक समाप्त हो जाता है, वहीं फिनिश हो जाता है। परंतु इस संबंध में ये सिस्टम भी अपनाया गया है
कि प्रतिनिधि सभा अपने कुल बहुमत से 33 दिन के अंदर किसी विधेयक को कमेटी से स्वयं विचार करने के लिए वापस मांग सकती है। इस प्रकार यदि सीनेट ने प्रस्ताव द्वारा समिति को विधेयक पर विचार करने से मुक्त कर दिया है तो उस विधेयक पर सीनेट सीधे रूप से विचार कर सकती है। किंतु जनरली प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों में ऐसा कम होता है और 3/4 से भी अधिक विधेयकों पर समिति स्तर पर ही अंत हो जाता है। यदि समिति विधेयक को यूजफुल समझे तो उस पर आगे कार्रवाई करती है। वह विभागों से तथ्य तथा आंकड़े प्राप्त करती है और सरकारी अधिकारियों की राय ले सकती है। यदि विधेयक पब्लिक से रिलेटेड है तो समिति विभिन्न व्यक्तियों और संस्थाओं को विधेयक पर अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर देती है। यदि समिति आवश्यक समझे तो उसके द्वारा विधेयक पर विचार हेतु उप समिति का निर्माण भी करती है। इतनी एक्शन लेने के बाद वह सदन को उस विधेयक पर अपनी सम्मति देती है। समिति विधेयक में संशोधन कर सकती है। सदन द्वारा प्रस्तावित विधेयक को समाप्त कर नया विधेयक भी प्रस्तुत कर सकती है अथवा वह सदन को दिए गए अपने प्रतिवेदन में सिफारिश कर सकती है कि विधेयक को अस्वीकृत कर दिया जाए। समिति स्तर का प्रोसेस पूरा होने के बाद वह कैलेंडर स्तर पर जाता है। जब समिति विधेयक पर अपनी रिपोर्ट दे देती है तब वह विधेयक निम्न विवरण पत्रिकाओं में से किसी एक में सम्मिलित कर लिया जाता है। इन पत्रिकाओं के निम्न 5 प्रकार हैं। पहली पत्रिका है यूनियन कैलेंडर। इस यूनियन कैलेंडर में राजस्व तथा नियोजन, संपत्ति तथा वित्त संबंधी सार्वजनिक विधेयक रखे जाते हैं। दूसरा है हाउस कैलेंडर। सभी राज्यों के हितों से संबंधित अन्य विधेयक जिनका संबंध वित्त से नहीं होता, फाइनेंस से नहीं होता, हाउस कैलेंडर में रखे जाते हैं। तीसरा है संपूर्ण सदन की समिति सूची। इसमें लोकल विषयों एवं निजी निगमों से संबंधित विधेयक सम्मिलित किए जाते हैं। चौथा है राष्ट्रीय महत्व के विषयों की सूची। चौथी सूची उन विषयों की होती है जो राष्ट्र के महत्व के प्रति हैं और जिन्हें सर्वसम्मति से पारित किया जाना होता है।
और 5वीं सूची में वे विधेयक इंक्लूड किए जाते हैं जिन्हें सदन विशेष आदेशों के साथ समितियों को लौटाता है, जिसमें उन आदेशों पर समितियों में पुनर्विचार हो सके। तो ये कैलेंडर स्तर था और इनमें 5 प्रकार की ये पत्रिकाएं थी जिनमें वो छपना होता था। इसके बाद द्वितीय वाचन प्रारंभ होता है, सेकंड रीडिंग। कैलेंडर अवस्था के पश्चात बिल का सेकंड रीडिंग प्रारंभ होता है। कैलेंडर अवस्था में इतनी बड़ी संख्या में बिल सदन में आते हैं कि इन सभी विधेयकों पर पहले से निश्चित किए गए क्रम में विचार करना संभव नहीं होता है। अतः अनेक उपायों के आधार पर आवश्यक समझे जाने वाले विधेयकों को प्रायोरिटी प्रदान की जाती है। किन विधेयकों को प्रामाणिकता प्रदान की जाए, इस संबंध में सदन की नियम समिति रूल कमेटी का विचार बहुत अधिक महत्व रखता है, इम्पोर्टेंसी रखता है रूल कमेटी का। अति आवश्यक समझे जाने वाले विधेयकों को द्वितीय वाचन और थर्ड रीडिंग में सेकंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग की विभिन्न औपचारिकताएं पूरी किए बिना भी सदन द्वारा पारित किया जा सकता है, लेकिन ऐसा केवल कुछ ही विधेयकों के संबंध में और सदन की सर्वसम्मति से ही किया जाता है। अन्य विधेयकों के लिए विधेयक का सेकंड रीडिंग वेरी इम्पोर्टेंट होता है। इन्हीं विधेयकों पर सेकंड रीडिंग में ऐसी व्यवस्था है कि संपूर्ण सदन की समिति यानी कमेटी ऑफ द होल हाउस के रूप में परिवर्तित हो जाता है और अध्यक्ष उठ जाता है। विधेयक पर बिना किन्हीं औपचारिकताओं के पूर्ण विचार किया जा सके, इस दृष्टि से ऐसा किया जाता है। संपूर्ण सदन की समिति विधेयक के सिद्धांतों और उसके स्वरूप पर पूर्ण विचार करती है। विधेयक पर प्रतिधारा, उपधारा, प्रतिशब्द और प्रतिवाक्य पर विचार किया जाता है और उसमें जो भी आवश्यक समझे जाने वाले संशोधन किए जाते हैं। इस स्थिति के अंतर्गत प्रतिनिधि सभा में समिति का अध्यक्ष प्रत्येक सदस्य को 5 मिनट बोलने की परमिशन देता है, लेकिन सीनेट में कोई सदस्य कितने ही समय तक बोल सकता है। विचार विमर्श के बाद अध्यक्ष सदन का मत लेता है कि क्या उसे तृतीय वाचन के लिए रखा जाए अथवा नहीं। यदि सदन इसके पक्ष में डिसीजन करता है तो विधेयक तृतीय वाचन के लिए सुरक्षित कर लिया जाता है, अन्यथा विधेयक वहीं पर ही फिनिश हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब आता है उसका थर्ड रीडिंग यानी तृतीय वाचन। तृतीय वाचन बहुत कुछ सीमा तक एक औपचारिकता मात्र है।
इसमें विधेयक के शीर्षक को पढ़कर सुनाया जाता है। यदि कोई सदस्य इस पर आपत्ति करते हुए मांग करे कि संपूर्ण विधेयक को पढ़कर सुनाया जाए तो अध्यक्ष सदन की राय लेता है। यदि राय संबंधित सदस्य के विचार के पक्ष में होती है तो विधेयक को पूरा पढ़ा जाता है, अन्यथा अध्यक्ष विधेयक पर सदन का अंतिम निर्णय प्राप्त करता है और मतदान के लिए कुछ तरीकों को वह अपनाता है, जैसे मौखिक मतदान करा लिया, उठकर मतदान देना या फिर हाँ ना के द्वारा मतदान कराना। थर्ड रीडिंग में जब विधेयक सदन द्वारा स्वीकृत हो जाता है, परमिशन मिल जाती है, तो उस पर अध्यक्ष के हस्ताक्षर होते हैं और वह सदन में पारित समझा जाता है। तो ये था अमेरिकी कांग्रेस के प्रथम सदन में साधारण विधेयक का पारित होने का प्रोसेस। इसके बाद विधेयक दूसरे सदन में प्रस्तुत किया जाता है, यानी बिल इन अनदर चैम्बर। एक सदन द्वारा विधेयक स्वीकृत हो जाने पर उसे दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। दूसरे सदन में भी विधेयक को उन्हीं सिचुएशंस से होकर गुजरना होता है जिन परिस्थितियों में वह पहले वाले सदन से गुजर चुका है। जैसे प्रथम वाचन है, प्रथम वाचन है, समिति स्तर है, कैलेंडर स्तर है, द्वितीय वाचन है और तृतीय वाचन है। यदि दूसरा सदन भी विधेयक को इन प्रोसेस से पूरा करके अपनी परमिशन दे देता है तो विधेयक राष्ट्रपति की परमिशन के लिए भेज दिया जाता है। परंतु यदि दूसरा सदन विधेयक में कोई अमेंडमेंट चाहे तो विधेयक को संशोधन के साथ प्रस्तावित सदन में भेज दिया जाता है। यदि संशोधन पर दोनों सदनों में कोई सहमति ना हो तो विधेयक को कॉन्फ्रेंस कमेटी के पास भेज दिया जाता है, यानी कि सम्मेलन समिति के पास, जिसमें बराबर बराबर की संख्या में दोनों सदनों के सदस्य या मेंबर होते हैं। कॉन्फ्रेंस कमेटी दोनों सदनों के जो डिस्प्यूट हैं, मतभेद हैं, उनको दूर करने का प्रयास करती है और यदि वह इसमें सफल हो जाती है तो कॉन्फ्रेंस कमेटी के द्वारा स्वीकृत रूप में विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है। यदि समिति किसी सामान्य निर्णय पर नहीं पहुंच पाती तो विधेयक वहीं समाप्त हो जाता है। यदि विधेयक दोनों सदनों में पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। यानी उसे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाता है। राष्ट्रपति को इस विधेयक पर विचार करने के लिए 10 दिन का समय होता है और उसके सामने, यानी राष्ट्रपति के सामने,
तीन विकल्प होते हैं, तीन ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग वह 10 दिन के भीतर विधेयक पर अपनी परमिशन दे। यदि राष्ट्रपति 10 डेज के भीतर अपनी परमिशन नहीं देता है और 10 दिन के बाद भी यदि कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा होता है तो समझा जाता है कि राष्ट्रपति ने विधेयक को स्वीकार कर लिया और वह कानून का रूप ले लेता है। सेकंड जो विकल्प है, ऑप्शन है राष्ट्रपति के पास, वह यह है कि राष्ट्रपति विधेयक को या बिल को अस्वीकार कर दे और ऐसा करने का कारण बताते हुए विधेयक कांग्रेस के उस सदन को भेज दे जिसमें वह प्रस्तावित किया गया था। राष्ट्रपति की अस्वीकृति के होते हुए भी यदि कांग्रेस उस पर पुनर्विचार करना आवश्यक समझे तो वह उस पर पुनर्विचार कर सकती है। यदि वह विधेयक प्रत्येक सदन द्वारा अपने 2/3 बहुमत से दोबारा पारित कर दिया जाए तो राष्ट्रपति को उसे अनिवार्य रूप से स्वीकार करना होता है। इस प्रकार हम राष्ट्रपति के दूसरे विकल्प को जो देख रहे हैं उसमें राष्ट्रपति को सस्पेंसिव वीटो ही प्राप्त है, जिसे हम विलंबनकारी निषेधाधिकार कहते हैं। यानी राष्ट्रपति कुछ समय तक विधेयक को रोक सकता है, यदि सदन चाहता है तो वह दोबारा उसे पारित कर सकता है। यहाँ पूर्ण निषेधाधिकार नहीं है, लेकिन व्यवहार में ये निषेधाधिकार बहुत प्रभावशाली होता है। राष्ट्रपति के सामने या तीसरा जो विकल्प होता है, थर्ड ऑप्शन में उसे जेबी निषेधाधिकार है, यानी जेबी वीटो प्राप्त है, उसका प्रयोग वह कर सकता है। राष्ट्रपति का यह अधिकार ट्रेडिशनल अधिकार है, वैधानिक नहीं है। ये यदि कांग्रेस अपने अधिवेशन के अंतिम दिनों में किसी विधेयक को पारित कर दे और राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेज दे और राष्ट्रपति उस विधेयक को बिना स्वीकृति या अस्वीकृत किए हुए 10 दिन तक अपने पास पड़ा रहने देता है, जब 10 दिन में कांग्रेस का अधिवेशन समाप्त हो जाता है तो राष्ट्रपति द्वारा बिना अस्वीकृत किए ही विधेयक अस्वीकृत हो जाता है। यानी कि कांग्रेस के अधिवेशन के अंतिम दिनों में इस प्रकार के वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति कर सकता है। राष्ट्रपति के इस अधिकार का इस दृष्टि से बड़ा महत्व है कि कांग्रेस द्वारा अपने अधिवेशन के अंतिम दिनों में जल्दीबाजी में बहुत बड़ी संख्या में विधेयक पारित किए जाते हैं और राष्ट्रपति किसी विधेयक को राष्ट्र के लिए अनुपयोगी समझता है तो वह अपने पॉकेट में ही विधेयक को रख सकता है। तो ये थी अमेरिका में विधि निर्माण की साधारण विधेयक की प्रक्रिया। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल बिल के संबंध में। फाइनेंशियल बिल के संबंध में सन 1921 के पूर्व
संपूर्ण राष्ट्रीय आय व्यय पर एक साथ विचार नहीं किया जाता था। इस संबंध में दोनों सदनों की अनेक कमेटियां थी जो अलग अलग विषयों के संबंध में व्यय के अनुमान लगाती थी। लेकिन इस व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न विभागों द्वारा अपने लिए अधिक से अधिक धनराशि प्राप्त करने की रीति अपना ली गई। अतः 1921 में कांग्रेस के द्वारा बजट और अकाउंटिंग कानून पारित करते हुए अन्य देशों के समान ही राष्ट्रीय वार्षिक बजट पद्धति को अपनाया गया और इस हेतु ब्यूरो ऑफ बजट की स्थापना की गई। वर्तमान समय में बजट ब्यूरो के निर्देशन द्वारा राष्ट्रपति के निर्देशन में इंग्लैंड की पद्धति पर ही बजट तैयार किया जाता है तथा ब्यूरो का जो डायरेक्शन है वो राष्ट्रपति की जिम्मेदारी पर उसकी ओर से प्रतिनिधि सभा में बजट प्रस्तावित करता है। बजट या अन्य कोई फाइनेंशियल बिल प्रतिनिधि सभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। फाइनेंशियल बिल सीनेट में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। यहाँ पर सदन की दो समितियाँ होती हैं, उपाय और साधन समिति और विनियोग समिति, जो इस पर विचार करती हैं। ये कमेटियाँ अपना रिपोर्ट सदन को देती हैं, जो वाद विवाद के बाद वित्तीय विधेयक तथा विनियोग विधेयक पारित करती हैं। उसके बाद ये दोनों विधेयक सीनेट के पास भेजे जाते हैं और सीनेट के द्वारा भी इसमें संशोधन किए जा सकते हैं। भारत और ब्रिटेन में ऐसी प्रणाली प्रचलित नहीं है। ब्रिटेन में बजट प्रस्तावित करते हुए वित्त मंत्री संसद के दोनों सदनों के समक्ष आय व्यय के संबंध में शासन का दृष्टिकोण रखती है और शासन के त्यागपत्र की धमकी देकर लोक सदन से बजट पारित करवा लेता है। लेकिन अमेरिका में कार्यपालिका का कोई सदस्य या बजट ब्यूरो का निर्देशक कांग्रेस के दोनों में से किसी भी सदन में नहीं बैठता। यद्यपि राष्ट्रपति के द्वारा कांग्रेस के सदस्यों और विशेषतः अपने दल के सदस्यों के साथ अनौपचारिक मुलाकातों में प्रशासन की आवश्यकताओं के बारे में जानकारी देता है, लेकिन फिर भी अनेक बार प्रतिनिधि सभा और सीनेट बजट प्रस्तावों में अनेक संशोधन कर देती है। कांग्रेस को न केवल खर्च में कटौती वरन खर्च में नई मदें दर्ज करने या किन्हीं मदों पर किए जाने वाले खर्च को बढ़ाने का भी अधिकार प्राप्त है। कांग्रेस जिन संशोधनों सहित बजट पारित करना चाहती है करती है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से वह रूल का या कानून का रूप ले लेता है। वित्तीय विधेयक पर भी दोनों सदनों में यदि डिस्प्यूट उत्पन्न हो जाए तो वही व्यवस्था है जो साधारण विधेयक के संबंध में है, अर्थात अंतिम रूप से राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने पर कोई भी बिल पारित हो जाता है। तो ये था अमेरिका में विधि निर्माण की प्रणाली। थैंक यू स्टूडेंट्स।